सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस एक सुकून को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि निशा का नींद खुलता है तो वो देखती है कि वो अपने और मानवी के रूम में है। फिर वो मानवी को ढूंढती है लेकिन उसे मानवी नहीं मिलती है। तो निशा बेड से उठकर नीचे उतरती है और उसका पैर कंबल में उलझ जाता है। वो मुंह के बल गिरती इससे पहले ही मानवी आकर उसे उसे संभाल लेती है। डर के मारे निशा की आंखें बंद हुई थीं, लेकिन जब उसे किसी जानी पहचानी की खुशबू महसूस होती है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने मानवी थी। निशा उसकी आंखों में ही खो चुकी थी। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं। मानवी चिंता भरी आवाज़ में निशा से कहती है, आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? निशा कुछ नहीं बोलती है। निशा को कुछ न बोलता देखकर मानवी फिर प्यार से पूछती है, क्या हुआ वाइफी? इस पर निशा शर्मा जाती है और मानवी के सीने में अपना सिर छुपाकर धीरे से बोलती है, पूरी बॉडी पेन कर रही है हनी। यह सुनकर मानवी निशा को लेकर बाथरूम में चली जाती है और उसे बाथटब के साइड में बनी जगह पर आराम से बैठाकर खुद बाथटब भरने लगती है। थोड़ी देर बाद बाथटब फुल हो जाता है तो मानवी उसमें कुछ डालती है और फिर निशा की तरफ आने लगती है। निशा नासमझी से मानवी को देख रही थी। तभी वो देखती है मानवी अपनी शर्ट निकाल रही है। ये देखकर निशा बोलती है, ये आप क्या कर रही हो? ऑलरेडी पूरी बॉडी पेन कर रही है, अब और दर्द सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये बात निशा हकलाते हुए कहती है और मानवी को रोकते हुए भी। लेकिन मानवी निशा की बात को अनसुना कर अपने शर्ट निकाल कर साइड में रख देती है और निशा की आंखों में देखते हुए बोलती है, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है वाइफी। तुम्हें दर्द मैंने दिया है तो उसे सही भी मैं ही करूँगी। जाओ, बाथटब भर दिया है, उसमें कुछ देर बैठो, तुम्हें आराम मिलेगा। इतना कह के मानवी वहाँ से जाने लगती है। वहीं मानवी की बात सुनकर निशा को भी अपनी गलती रियलाइज़ होती है। सच्ची तो कहा था मानवी ने, उसका प्यार हमेशा बिना स्वार्थ के था। उसने कभी भी निशा से किसी चीज़ की मांग नहीं की थी। मम्मा के जाने के बाद एक मानवी ही थी जिसने उसे संभाला, इतना प्यार दिया कि आज वो पहले जैसी हो गई है। मन ही मन सोचकर निशा भागकर मानवी को पीछे से हक कर लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी हनी, डोंट लीव मी। निशा की ये बात सुनकर मानवी के बढ़ते कदम वहीं रुक जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े बोलती है, डोंट से सॉरी, तुम जाओ बात लो। इतना कहकर मानवी निशा का हाथ अपने पेट पर से हटाने लगती है। लेकिन निशा की पकड़ भी काफ़ी टाइट थी, इसलिए मानवी आज़ाद न हो सकी। फिर वो सख्त आवाज़ में बोलती है, मैंने कहा ना निशा, तुम बात ले लो। जिस पर निशा बोलती है, आई एम सॉरी हनी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। गलती हो गई मुझसे, आप अब कहीं मत जाओ। निशा रोते हुए मानवी से कहने लगती है। निशा की रोने की आवाज़ सुनकर मानवी भी नर्म पड़ जाती है। उसका गुस्सा हवा ही हो गया कि वो पीछे मुड़कर निशा को देखती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो गर्दन नीचे नीचे झुकाए खड़ी थी। ये देखकर मानवी उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, खुद ही दूर जाने को कहती हो और जब दूर जाओ तो रोने लगती हो। दिस इज़ नॉट फेयर वाइफी। मानवी की बात सुनकर निशा मासूमियत से बोलती है, आप कहीं मत जाओ मुझे छोड़कर। निशा का चेहरा अपने हाथों में थाम कर मानवी बोलती है, डोंट वरी, तुम चाहो तो भी
तुमसे अलग नहीं हो सकती। कल रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कह के वो अपनी आई विंक कर देती है। मानवी की बात सुनकर निशा के गाल तो लाल हो गए थे। वो शर्म से पलके झुका लेती है। बस तुम्हारे यही शर्माना ही मुझे तुम पर और भी प्यार लुटाने पर मजबूर कर देता है। मानवी निशा के कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींचते हुए बोलती है। अचानक खींचे जाने से निशा के हाथ उसके सीने से जा लगते हैं। निशा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मानवी के नज़रों का सामना करने की। मानवी काफ़ी देर तक निशा को प्यार से निहारती है और फिर अपनी बाहों में उठाकर बाथटब की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद मानवी निशा को बाहों में लिए बाथरूम से निकलकर क्लोजमेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। निशा को वहां छोड़कर मानवी बाहर आ जाती है और उसके लिए पेन किलर ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद निशा कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। मानवी निशा को देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देती है और फिर उसे पेन किलर देकर सुला देती है। निशा भी बिना किसी सवाल जवाब के लेट जाती है। मानवी निशा को कंबल से अच्छे तरह से कवर करके उसके माथे पर किस कर वहाँ से जाने लगती है तो निशा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो हनी? आप भी लेटो ना यहाँ। अपने साइड में जगह बनाते हुए निशा बोलती है। मानवी निशा से अपना हाथ छुड़ाती है और मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाकर बोलती है, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ, तुम रेस्ट करो, ओके? मानवी की ये बात सुनकर निशा हाँ में सिर हिला देती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। मानवी निशा को एक नज़र देखकर रूम से चली जाती है। अब यहाँ हमें दोपहर का वक्त दिखाया जाता है। निशा सोकर उठती है। अब उसे अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वो फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ ही रही थी कि तभी उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। निशा गौर से आवाज़ सुनती है तो वो आरू की आवाज़ नहीं थी। निशा सोचते हुए धीमे धीमे कदमों से नीचे उतरती है और सामने देखती है तो उसकी नज़र लिविंग रूम में बैठी मानवी पर जाती है और उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी। साइड वाले सोफे पर अंजलि और उसके साथ एक लड़का बैठा हुआ था और एक साइड अनन्या भी बैठी थी जो खा जाने वाली नज़रों से उस लड़के को देख रही थी। निशा का ध्यान उन सबको छोड़कर सिर्फ मानवी की तरफ था जो उस लड़की से हंस हंस के बात कर रही थी। वो दोनों काफ़ी करीब बैठे थे। ये देखकर निशा के तन बदन में आग लग जाती है। उसके बढ़ते हुए कदम वहीं रुक जाते हैं। वो एक जगह खड़ी होकर खा जाने वाले नज़रों से मानवी को और उस लड़की को देख रही थी। जब मैंने कहा मेरे पास ही रहो हनी तो कहा मुझे ज़रूरी काम है। ये ज़रूरी काम था? मन ही मन निशा अपना मुंह बना रही होती है। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी मानवी की नज़र निशा पर पड़ती है। वो खड़ा होकर निशा के पास आती है और उसे पुकारती है, निशा। लेकिन निशा कुछ नहीं बोलती। वो एकटक सामने देखे जा रही थी। तब फिर मानवी बोलती है, निशा तुम कहाँ खो गई हो? इस पर भी निशा जवाब नहीं देती है। तो मानवी उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोलती है, कहाँ खो गई हो तुम? जिस पर निशा हाँ। मानवी के हिलाने से निशा होश में आते हुए इतना ही कहती है और फिर मानवी की तरफ देखती है जो उसे ही घूर रही थी। मानवी आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ वो लड़की आ गई और मानवी से पूछती है, ये कौन है? जिस पर अनन्या बोलती है, मानवी की वाइफ। उसके पीछे अंजलि और वो लड़का भी आ गए। ये सुनकर वो लड़का शरारत से बोलता है, वाह ब्रो, आपने शादी कर ली इंडिया में आते ही, नॉट बैड। मानवी पहले तो उस लड़के को घूरती है और फिर कहती है, हाँ, क्योंकि मेरा प्यार इंडिया में ही था और उससे मिलते ही मैंने शादी कर ली। इतना कहकर मानवी निशा की तरफ प्यार से देखने लगती है।
मानवी को अपनी तरफ देखता पाकर निशा शर्म से पलकें झुका लेती है। निशा शर्माते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी वो लड़की निशा की बलाइयाँ लेते हुए बोलती है, हाय भाभी को नजर ना लगे किसी की, आप सच में बहुत प्यारे लगते हो साथ में। वैसे ब्रो, भाभी जान को भाभी जान का नाम तो बताइए। जिस पर मानवी बोलती है, निशा। ओह कितना प्यारा नाम है, नीली आंखें और निशा। वो लड़का निशा की आंखों को देखते हुए बोलता है। उनकी बातें सुन निशा नासमझी में उन्हें देखते हुए पूछती है, वैसे आप दोनों कौन? जिस पर अनन्या और अंजलि, ये दोनों मुझे जानते हैं। इन दोनों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप दोनों को पहले कभी नहीं देखा मैंने। निशा की बात सुनकर वो लड़का और लड़की मुस्कुरा देते हैं और फिर बोलते हैं, हम पहले यहाँ आए होंगे तो आप देखोगे ना। मतलब निशा नासमझी से बोलती है, मैं बताता हूँ निशा, ये दोनों ही पागल हैं। अनन्या कहते हुए उस लड़की और लड़की के सर पर एक चपत लगा देती है और आगे कहती है, ये ईशान है और ये ईशानी, मेरे छोटे भाई बहन। दोनों ट्विंस हैं, आज ही इंडिया आए हैं आगे की पढ़ाई के लिए और मुझे परेशान करने के लिए। यह सुनकर निशा राहत की सांस लेती है और ईशान और ईशानी की तरफ देखती है, जो कुछ हद तक एक जैसे ही लगते थे। दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। ओह वहीं अनन्या की बात सुनकर ईशान और ईशानी का मुंह बन जाता है। मतलब ऐसे कौन कहता है दी अपने भाई बहन को। दोनों अंजलि से जाकर लिपट जाते हैं और मासूम सी शक्ल बना लेकर बोलते हैं, भाभी आप बताओ, क्या हम आपको परेशान करते हैं? जिस पर अंजलि उन्हें दुलारते हुए कहती है, किसने कहा? तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। लेकिन दी को तो ऐसा ही लगता है, ईशानी बोलती है। ये सुनकर अंजलि अनन्या की तरफ देखते हुए बोलती है, वो तो है ही पागल, पागलों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंजलि की बात सुनकर अनन्या उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगती है। अंजलि उसे इग्नोर कर निशा के पास आती है और कहती है, चलो निशा, इन पागलों को छोड़ो, तुम सुबह से भूखी हो, कुछ खा लो। इतना कहकर अंजलि निशा, ईशान और ईशानी को लेकर वहाँ से चली जाती है। पीछे मानवी और अनन्या, जो कि हैरानी से उन्हें जाते हुए देखने लगते हैं। आते ही आग लगा दी कमीनों ने, अनन्या मुंह बनाए हुए बोलती है और मानवी की तरफ देखती है, जो फटी आंखों से सामने देख रही थी क्योंकि उसकी वाइफी ने उसे इग्नोर कर दिया। अनन्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, इतना हैरान मत हो, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। इतना कहकर अनन्या भी उसके पीछे चली जाती है। यह सुनकर मानवी का तो मुंह बन गया था। वो खुद से बोलती है, मेरी वाइफी ऐसी नहीं है, वो तो बहुत प्यारी है। निशा को याद करते हुए मानवी बोलती है। इसके बाद अब स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, जहां हमें कड़कती धूप में 3 बाइक स्पीड से सड़क पर दौड़ रही होती हैं। उनका फेस हेलमेट से कवर था। थोड़ी देर बाद वो तीनों बाइक एक घने जंगल में एंटर करती हैं और एक खंडहर जैसी जगह पर आकर रुकती हैं। वो तीनों लड़कियां वहां रुककर अपना हेलमेट निकालती हैं। वो लड़कियां कोई और नहीं, मानवी, अनन्या और अंजलि थी, जो लंच होते ही वाइट मेंशन से निशा और ईशान और ईशानी के पास छोड़कर किसी काम से निकल गए थे। तीनों बाइक वहीं रोककर खंडहर के पास जाते हैं और आसपास देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं था। मानवी आगे आकर उस गेट के लॉक को कुछ कोड डालकर ओपन करती है। थोड़ी देर बाद वो गेट ओपन होता है। मानवी आगे अनन्या अंजलि के कमर में हाथ डाले उसके पीछे चल दिया। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा ही अंधेरा था। तीनों के चेहरे पर अब भी मास्क लगे हुए थे। चलते चलते वो एक जगह आकर रुकते हैं।
वहाँ साइड में मशाल जल रही थी। अनन्या अंजलि से अलग होकर उस मशाल को उठाती है और सामने की तरफ रोशनी करती है। वहाँ एक और गेट था। अनन्या अपने फिंगरप्रिंट से गेट को ओपन करती है। सर्र की आवाज़ के साथ वो गेट भी खुल जाता है और तीनों बिना कुछ कहे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। बाहर से दिखने वाला खंडहर और अंदर इंटर करते ही दिखने वाली गुफा और अंदर से किसी महल की तरह थी। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। इन तीनों का ये सीक्रेट पैलेस था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो जैसे आगे बढ़ रहे थे वहाँ खड़े गार्ड उन्हें ग्रीट कर रहे थे। मानवी, अनन्या और अंजलि की अलग ही पहचान है। ये तीनों दुनिया की नज़र में भले ही सीधे साधे हों, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये देश में चल रहे काले धंधे और गैर कानूनी काम करने वाले को ढूंढते हैं और उन्हें पकड़कर पहले यहाँ टॉर्चर किया जाता है और बाद में उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। लंदन में भी ये तीनों यही काम था, बिजनेस के अलावा क्रिमिनल्स को पकड़ना। इनका ये राज इन तीनों के अलावा किसी को भी पता नहीं था। इनका फेस हमेशा कवर रहता था, इस कारण कोई भी नहीं जानता था इनके बारे में। इंडिया आने का भी एक खास मकसद था इनका। पहला, मानवी के मॉम डैड के मौत के पीछे का राज जानना और दूसरा, इंडिया में हो रहे काले धंधों को बढ़ावा देने वाले मास्टरमाइंड का पता लगाना। उसके कुछ आदमी को तो इन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिए थे, लेकिन उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई थी अभी तक। इन तीनों का सीक्रेट नेम भी था, वो आगे बताएंगे। मानवी इन सभी की बॉस है। यहाँ के सभी गार्ड को अंजलि ने ट्रेंड किया है, जो ऑर्डर मिलते ही 1 सेकंड नहीं लगाते किसी को जान से मारने के लिए। लेकिन ये मानवी के अलावा किसी की भी नहीं सुनते हैं। वो पूरी जगह बहुत ही खूबसूरत और बड़ी थी। चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग्स और हर चीज़ें हर जगह पर सलीके से सजाई हुई थी। चलते चलते वो एक गेट के आगे आकर रुकते हैं, जो दिखने में तो नॉर्मल था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस गेट के पीछे ही क्रिमिनल्स को टॉर्चर किया जाता था। उसके आगे 2 गार्ड खड़े थे, जो इन तीनों को देखकर साइड हो जाते हैं। अंजलि आगे बढ़कर अपनी आइज़ को स्कैन कर लॉक को खोलती है। गेट ओपन होते ही तीनों एक दूसरे को डेविल स्माइल पास करते हैं और अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अंदर से किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ एक रेड लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना था। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला हो तो देख कर ही बेहोश हो जाए। लेकिन ये तीनों तो ठहरे डेविल, इन्हें इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एक शख्स दिखता है, जिसकी गर्दन नीचे लटकी हुई थी। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। वो एकदम बेजान सा खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस शख्स में जान ही न हो। उसे ऐसे देखकर मानवी अनन्या और अंजलि से बोलती हैं, इसकी ये हालत किसने की? मानवी के पूछने पर अंजलि बिना कुछ बोले अनन्या की तरफ इशारा कर देती है। अंजलि के इशारा करने पर मानवी अनन्या को देखने लगती है। मानवी की नज़र खुद पर पाकर अनन्या उस शख्स का जबड़ा पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाती है। वो कोई और नहीं, वही लीडर था जिसने इन सब पर हमला किया था। उसका फेस पूरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें भी बड़ी ही मुश्किल से खुल पा रही थी। अनन्या उसे खा जाने वाले नज़रों से घूरते हुए
कोल्ड वॉइस में बोलती है, इसने जो किया है उसके लिए ये सज़ा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो और भी टॉर्चर करती, लेकिन कभी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसलिए बख्श दिया। अनन्या की बात सुनकर अंजलि चहकते हुए बोलती है, क्या बात है पतिदेव, दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हो। अंजलि की बात सुनकर अनन्या उस लीडर को छोड़कर अंजलि के पास उसे अपनी बाहों में भरते हुए शरारत से बोलती है, सब तुम्हारी संगत का असर है बीबी। इतना कह के वो अपनी आई विंक कर देती है। वहीं अनन्या की बात सुनकर मानवी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, डोंट वरी, एक बार ये अपने बॉस का नाम बता दे, फिर सारे हिसाब बराबर कर लेंगे। इतना कह के तीनों खतरनाक नज़रों से उस लीडर को घूरने लगते हैं। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन उनके होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी, जो कि उनके मास्क के पीछे छिपी हुई थी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और कुछ नहीं, चलिए